दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 57 खंड 3। अभी तक हमने जाना कि बापू चेम्बरलेन से मिलने परवाना लेकर ट्रांसवाल पहुँच गए, लेकिन वहाँ एशिया विभाग को शक हुआ कि बापू पहचान निकाल कर बिना परवाना आए हैं, अतः कानून के अनुसार उनको जेल में डाला जा सकता है। अतः अमलदार ने डरबन में तार करके पूछताछ करने पर पता चला कि बापू परवाना लेकर गए थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी और तैयब हाजी शेख को बुलाकर बापू को ट्रांसवाल से बाहर जाने का आदेश दिया। और अब आगे मैंने कड़वा घूंट पिया। इस अपमान का मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन पहले ऐसे अनेक अपमान मैं सह चुका था। अतः तटस्थ मन से जो कर्तव्य है उसको करने का निश्चय किया। उसके बाद साहब की सही की एक पत्र आया, जिसमें लिखा था कि मिस्टर चेम्बरलेन ने डरबन में गांधी से मुलाकात की है, अतः उनका नाम प्रतिनिधियों में से काट देना चाहिए। मेरे मित्रों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने चेम्बरलेन से मिलने का प्रस्ताव रद्द करने का प्रस्ताव रखा। उस पर मैंने उनसे कहा, आप लोग यदि चेम्बरलेन से मिलने नहीं गए तो उसका ऐसा अर्थ निकाला जाएगा कि आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं है। कुछ भी हो, जो कहना है वो लिखा हुआ है, उसे मैं पढ़ूँ या कोई और, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा अपमान हमें भूल जाना चाहिए। इतने में तैयब शेठ खड़े होकर बोले, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपका अपमान मतलब समाज का अपमान है और हम उसे भूल नहीं सकते। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन समाज ने भी इसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तैयब शेठ नहीं माने। उनका यह उत्साह मुझे अच्छा लगा, लेकिन समाज की शक्ति को देखते हुए इसका उपयोग संभव नहीं था। अतः मैंने सभी को शांत किया और मेरी जगह जॉर्ज गॉडफ्रे, जो कि हिंदी बैरिस्टर थे, उनको ले जाने की सलाह दी। इस तरह मेरे स्थान पर जॉर्ज गॉडफ्रे शिष्टमंडल के प्रमुख बने। चेम्बरलेन से मुलाकात पर उन्होंने मेरा उल्लेख भी किया, पर इसके कारण मेरा काम और बढ़ गया। मेरे कहने पर हिंदी समाज ने बोअर युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया। उसका यह फल ऐसी आलोचना करने वाले भी मुझे मिले, पर उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरी सलाह देने के बारे में मुझे कोई दुख नहीं है। हमने युद्ध में भाग लिया, यह ठीक ही किया, अपना कर्तव्य किया, भले ही उसके परिणाम दिख नहीं रहे हों, लेकिन शुभ काम के अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बीती हुई बात को सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मेरा यहाँ का काम हो गया है, लेकिन मैं ट्रांसवाल छोड़कर नहीं जाने वाला। मैं यहीं वकीली की सनद हासिल करूँगा और इस विभाग का बंदोबस्त करूँगा। यदि हमने संघर्ष नहीं किया तो हमारा समाज लूट लिया जाएगा और दिन प्रतिदिन हीन होता जाएगा। हो सकता है हमें यहाँ से जाना भी पड़े। अमलदार ने मेरा अपमान किया, इसका कुछ नहीं, लेकिन समाज का अपमान हो यह ठीक नहीं, और यहाँ कुत्ते की तरह रहना भी ठीक नहीं। इस तरह मेरे विचारों को सुनकर प्रिटोरिया और जोहानिसबर्ग में रहने वाले प्रमुख हिंदी व्यक्तियों ने जोहानिसबर्ग में मेरा ऑफिस बनाने का निश्चित किया। ट्रांसवाल में वकीली की सनद हासिल करने के बारे में मुझे शंका थी, लेकिन वकील मंडल ने मेरी अर्जी पर कोई ऐतराज़ नहीं जताया, इसलिए वरिष्ठ कोर्ट ने मेरी अर्जी मंजूर कर दी। हिंदी लोगों के लिए अच्छी जगह ऑफिस मिलना मुश्किल था, लेकिन मिस्टर रिच से मेरा अच्छा परिचय था और वे उस समय व्यापारी वर्ग में थे। अतः उनकी पहचान से अच्छी जगह मुझे घर और ऑफिस मिल गया और मैंने वकीली शुरू कर दी। योग त्याग वृत्ति। ट्रांसवाल में राष्ट्रीय अधिकारों के लिए और एशिया विभाग से संघर्ष का विषय थोड़ा छोड़कर मैं अपने जीवन की तरफ आता हूँ। अभी तक धन संचय करने की इच्छा थी और परमार्थ का संकल्प भी था। जब मैंने बम्बई में ऑफिस खोला, तब एक बीमा एजेंट जो अमेरिकन था वो मेरे पास आया और उसने बीमा करवाने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। अभी तक मैंने बीमा करवाने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन उसके समझाने पर मुझे लगा कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा।
उनकी सारी जिम्मेदारी मेरे पिता समान बड़े भाई पर आ जाएगी। इन्हीं विचारों के कारण मैंने 10,000 का बीमा करवाया। दक्षिण अफ्रीका में और कितना समय रहना पड़ेगा इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। फिर से हिंदुस्तान जाना नहीं पड़ेगा ऐसा समझकर मैं चल रहा था। फिर विचार आया कि मेरा परिवार मेरे साथ रहना चाहिए और उनका निर्वाह दक्षिण अफ्रीका की कमाई से ही चलना चाहिए। ऐसा विचार आते ही बीमा पॉलिसी मुझे दुखदाई लगने लगी। मुझे कुछ हो जाएगा और बड़े भाई से पहले मैं स्वर्गवासी हो जाऊंगा, ऐसा नकारात्मक विचार मेरे मन में आया ही कैसे। और फिर लाखों गरीब लोग हैं, उनके परिवार का जैसे होता है वैसे मेरे परिवार का भी होगा, ये विचार क्यों नहीं आया। लेकिन इन विचारों के बाद भी बीमा का पहला हफ्ता मैंने दक्षिण अफ्रीका से ही भरा। दक्षिण अफ्रीका के ईसाई वातावरण में आकर मुझ में धर्म जागृति हुई। इस बार मेरा संपर्क थियोसॉफिकल सोसाइटी से हुआ। मिस्टर रिच जो थियोसॉफिस्ट थे, उन्होंने मेरा संबंध जोहानिसबर्ग सोसाइटी से जोड़ दिया। यहाँ मैं अक्सर चर्चाओं में भाग लेता था और भाषण भी करता था। इसका अच्छा परिणाम हुआ और मैंने आत्मनिरीक्षण करना सीख लिया। अब अगले भाग में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।